हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है गुरुजी 4.0। बेटा, हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी माध्यम से आप अपनी जो भी स्कूलिंग है, अपनी जो क्लासेस हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि हम आप लोगों को क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोगों को हम यहाँ जो हमारी क्लासेस हैं उनके माध्यम से हम आपको एक अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको एक सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे जो आपको एक कंटिन्यूअस वे में आपको हर क्लास को, जैसे आपने बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एक ऑर्डर में आपको सिस्टमेटिक तरीके से हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ में हम यहाँ इन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को जो आपके बोर्ड क्लासेस की जो एग्ज़ाम हैं, जो आप लोगों को मार्च में अपने पेपर लिखने हैं, उनके लिए इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि जिन बच्चों को इस चीज़ में समस्याएं आती हैं कि जैसे आपने बहुत सारे टीचर से पढ़ा होगा कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती होंगी, या आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होता होगा वहाँ पे। तो आप लोगों को हम यहाँ पर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हम हमारी क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को उन सब चीज़ों को एक बहुत ही आसान तरीके से और प्रभावी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप मेरे को हम ये जो हमने शुरुआत करने जा रहे हैं इन क्लासेस के माध्यम से हम आप लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करवा पाएँ, या आप लोगों की उम्मीदों पे हम पूरा खरा उतर पाएँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो ट्वेल्थ क्लास में बायोलॉजी का जो टॉपिक है, या हम ये बोले जो बायोलॉजी का सिलेबस है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे ट्वेल्थ क्लास की जो बोर्ड की क्लासेस हैं उसके अंदर आप लोगों का सिलेबस क्या है। तो जैसे हम सिलेबस पे डिस्कस करें, तो आप लोगों ने अपनी बुक के फर्स्ट जो पेजेस हैं उनमें से आप लोग वहाँ पे देखेंगे कि आपको एक चार्ट मिलता है जिसके अंदर आपका सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया गया होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे सिलेबस की, तो ट्वेल्थ क्लास के अंदर आप लोगों को ये कुछ यूनिट्स, आप लोगों को जैसे यहाँ से आप ये देखोगे कि यार सिक्स, यहाँ पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, ये कुछ आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये फर्स्ट से क्यों शुरू नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट क्यों नहीं है, सेकंड क्यों नहीं है, थर्ड क्यों नहीं है, फोर्थ क्यों नहीं है, फिफ्थ क्यों नहीं है, ये यहाँ सिक्स से क्यों शुरू हुई है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेटा कि आप लोगों का जो इलेवेंथ और ट्वेल्थ का जो बायोलॉजी का जो पोर्शन है, अगर आप अपनी इलेवेंथ क्लास की बुक को उठा करके देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि वहां पर जो फर्स्ट यूनिट है वहां पर उसको फर्स्ट नंबर लिख रखा है वहां पे। और जो ट्वेल्थ क्लास की बुक है वहां पर जो आपकी यूनिट शुरू हो रही है वो आपकी सिक्स्थ यूनिट से शुरू हो रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास की जो बुक्स है, वो जो शुरुआत हो रहा है आपके सिलेबस का, वो आपका हो रहा है कहाँ से? जो इलेवेंथ क्लास का जो शुरुआत हो रहा है वो आपका फर्स्ट यूनिट से शुरू हो रहा है, और ये कंटिन्यूअसली ट्वेल्थ में भी आप लोगों को हम ये कह सकते हैं कि कैरी ऑन कर रहा है। जैसे सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, ये आप लोगों की ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी की जो बुक है उसके अंदर आप लोगों को यहाँ से, यानी कि उसी इलेवेंथ क्लास को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आपके सिलेबस को यहाँ पे हमने सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ और टेंथ इस तरीके से इसको क्या कर रखा है, आपके एनसीईआरटी ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो मैं ये कहूँगा कि हम जब ट्वेल्थ को पढ़ रहे हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो इलेवेंथ में भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन किए गए हैं कि आप अगर हम इलेवेंथ क्लास को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो ट्वेल्थ क्लास के अंदर वो हमारे को काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन क्योंकि हम बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम सबसे पहले जो शुरू कर रहे हैं वो हम हमारा सिलेबस जो है वो ट्वेल्थ क्लास के हिसाब से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला यूनिट है वो हमें बताता है किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो हम हमारी जो क्लासेस शुरू करेंगे वो शुरुआत से शुरू करेंगे ट्वेल्थ क्लास को, और जिसमें हम पहली यूनिट में रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे, जैसे हम एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन है उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में हमारा एक जो चैप्टर है वो ये कहता है कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, जो भी हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन से कौन कौन से हमारे कंट्री को किस तरीके से कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, या हम जो पॉपुलेशन का एस्पेक्ट्स है उस चैप्टर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
उसके बाद में हम जो नेक्स्ट यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, उसमें हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि जेनेटिक्स क्या होती है, आनुवंशिकता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से कैसे दूसरे जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, किस तरीके से हमारा डीएनए है, डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है, हम किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक्स को ऐड कर सकते हैं, हम किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो वहां पर बहुत सारे आप लोगों को जो मॉडर्न बायोलॉजी या हम ये कह सकते हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो हम इस चैप्टर इस यूनिट के अंदर हम कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि सर हमारे करंट सिनेरियो के अंदर बहुत सारी जो डिजीजेज हैं हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम बात करेंगे कि सर बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो हमारे को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी लाइफ को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो पैथोजेंस हैं उन डिफरेंट डिफरेंट पैथोजेंस से हमको कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो रहे हैं या हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से डिजीजेस हो रही हैं हमारी लाइफ में, हम उन पर जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ जैसे एचआईवी है, कैंसर है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट यूनिट के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, हमारे बायोटेक्नोलॉजी से हम किस तरीके से वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी हमारी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट डाल रही है, किस किस तरीके से हम बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को ऐड करके हम हमारे जो भी नए नए ऐसे कुछ सिनेरियोज हैं। जैसे हम बात करें कि आप लोगों ने सुना होगा कि हमने ऐसे वैक्सीनेशन डेवलप कर रखे हैं, जैसे बनाना है तो बनाना को खाने से ही हमारा क्या हो जाता है सर, इम्यूनाइजेशन हो जाता है। और किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी से हम अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से हम नए मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस वाले यूनिट में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, जैसे हम लोग पॉपुलेशन की बात करें या हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें या फिर जो भी अलग जैसे हम बात करते हैं हमारे एनवायरनमेंट की बात करें, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो बातें हैं वो हम इस वाले यूनिट में कवर करेंगे। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझाने की कोशिश की है कि हमारा जो 12th में हमको सिलेबस कवर करना है वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो जैसे रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक्स है, बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर की बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जो ये हम हमारा सिलेबस 12th क्लास का जो सिलेबस है हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बेटा सबसे पहले हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम शुरुआत कर रहे हैं हमारा पहली यूनिट से, जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन में भी किसके बारे में हम बात करेंगे, रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे आपको ये टॉपिक लिख रहा हूं जिसका नाम क्या है, हमारा फर्स्ट यूनिट का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। देखो बेटा, आप लोगों ने अलग अलग प्लांट्स के बारे में 11th क्लास में स्टडी किया होगा। जैसे हम बात करें एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हम लोगों ने ये डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जितने भी प्लांट जो किंगडम है उसको 5 जो क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो किन के बारे में बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो बेटा, एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं
वो कौन से प्लांट है? आपने देखा कि एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये जो क्लासेस हैं, ये हम ये कह सकते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर जो सबसे पहले इनिशियली जो सबसे पहले प्लांट आए थे वो कौन से प्लांट थे? एल्गा, जो कंप्लीटली हम ये कह सकते हैं कि वो पानी के अंदर थे। जो जो उनका डोमिनेंस जो था वो कहाँ था? पानी के अंदर था। फिर उसके बाद में ऐसे प्लांट्स डेवलप हुए जो कहाँ? आपके पानी के साथ साथ में कहाँ पर आए? वो जो टेरेस्ट्रियल लैंड यानी कि लैंड एनवायरनमेंट के अंदर आए, वो प्लांट कौन से थे? ब्रायोफाइटा। उसके बाद में जो प्लांट इनसे ही डेवलप हुए वो प्लांट कौन से थे? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा कंप्लीटली कहाँ रहने वाले पौधे थे? जो ऐसे पौधे थे जो पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल, इनको हम ये कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जो थे वो टेरिडोफाइटा थे। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? जिम्नोस्पर्म प्लांट की। जिम्नोस्पर्म प्लांट वो थे जो जिनके नेक्ड सीड थे, ठीक है। और ये भी पूरी तरीके से कैसे प्लांट थे? टेरेस्ट्रियल प्लांट थे। तो हमने क्या देखा कि ये एल्गा बिल्कुल सिंपलेस्ट प्लांट थे। उसके बाद में धीरे धीरे जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा पे जाएंगे, टेरिडोफाइटा पे जाएंगे और जिम्नोस्पर्म पे जाएंगे, तो आप ये देखोगे यहां तक पहुंचते पहुंचते प्लांट की जो बॉडी है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो एकदम से धीरे 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 एवोल्यूशन होता गया, और कॉम्प्लेक्सिटी जो हो गई वो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर एकदम से क्या हो गई? बढ़ गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन पांचों प्लांट कैटेगरीज के अंदर सबसे ज्यादा जो एडवांस प्लांट हैं वो कौन से प्लांट हैं? हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट है। और आज हमारी अर्थ के ऊपर पूरी तरीके से जो डोमिनेंस है, आप ये देख सकते हो कि अपने आसपास में जितने भी पेड़ पौधे आप लोगों को दिखाई देंगे वो कौन से प्लांट आपको दिखाई देंगे? वो एंजियोस्पर्म प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। अब जनरली अगर मैं ये कहूं कि ये एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, ये एंजियोस्पर्म प्लांट का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये सबसे सिंपलेस्ट प्लांट है, पानी के अंदर रहते हैं। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि ब्रायोफाइटा थे जो क्या हुए? एल्गा से थोड़े डेवलप्ड थे, और वो कहाँ थे? पानी के अंदर थे। पानी के अंदर साथ साथ में जमीन पे भी आए। उसके बाद में कौन से प्लांट आए? टेरिडोफाइटा आए। टेरिडोफाइटा जो प्लांट थे वो कंप्लीटली जमीन पे रहने वाले पौधे थे। उसके बाद में हम ये कहें कि सर जिम्नोस्पर्म प्लांट है, तो जिम्नोस्पर्म प्लांट जो थे उनका जो स्पर्म है, या हम ये कह सकते हैं उनके जो सीड थे वो कैसे थे? सर नेक्ड सीड थे। उसके बाद में जो प्लांट आए वो कैसे प्लांट आए? एंजियोस्पर्म प्लांट आए। एंजियोस्पर्म प्लांट मतलब जिनके जो सीड थे वो पूरी तरीके से क्या थे? कवर्ड थे। तो एंजियोस्पर्म प्लांट जो है, अगर हम इनको सादा भाषा में बोलना चाहें तो एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं वो होते हैं फूलों वाले पौधे। अगर हम इस बात को समझना चाहें कि हम सर एंजियोस्पर्म प्लांट को लोकली क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये कैसे पौधे हैं? ये है फूलों वाले पौधे। अब फूलों वाले पौधे हम जनरली क्या बोलेंगे सर? फूलों वाले पौधे यानी कि फ्लावरिंग प्लांट जो फ्लावर बियर करते हैं। तो हमें हमारे 12th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर किसके बारे में बात करनी है? फूलों वाले पौधों के बारे में बात करनी है। तो फूलों वाले पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट जो है, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ये जो फ्लावर्स हैं ये क्या बियर करते हैं सर? ये आपके फ्लावर बियर करते हैं। यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट जो है वो क्या करते हैं? फ्लावर बियरिंग बियरिंग प्लांट। अब सर हमें ये जानना है कि फ्लावर्स जो हैं, ये फ्लावर्स जो हैं ये हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं? पहले तो हम ये देखते हैं। अगर हम जनरली बात करें फ्लावर्स के बारे में कि हम फ्लावर्स के बारे में जानते क्या है, तो आप लोगों ने ये देखा होगा, ये ऑब्जर्व किया होगा कि फ्लावर हमारी लाइफ में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? देखो, जैसे मैं कहूं कि आप लोगों के घर पे कोई शादी है, तो आपने देखा होगा कि वर वधू को जब भी माला पहनाता है तो वो किसकी माला होती है सर? फूलों की माला होती। ठीक है। दूसरा सर, अगर हम ये कहें कि जैसे कि अगर किसी के यहाँ पे कोई डेथ हो जाती है, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं कि सर हम जाएंगे और डेफिनेटली आप लोगों को वहां पे ये देखने को मिलेगा कि सब वहां पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। या कोई सेना में जवान शहीद हो जाता है तो उसको आप ये देखोगे कि सर फूलों की माला जो है वो वहां पर चढ़ाई जाती है।
ऐसे ही सर अगर हम किसी मीटिंग के अंदर जाते हैं और हमें किसी को ऑनर करना होता है या हमें किसी को कोई गिफ्ट करना होता है, तो हम वहां पर जाकर के एक फ्लावर जो है, बुके जो है, वो वहां पर क्या करते हैं, हम वहां पे पेश करते हैं। ठीक। ऐसे आप लोग ये देखो कि अगर आप लोगों को किसी को प्रपोज करना होता है तब भी आप क्या करते हो सर, फूलों का इस्तेमाल करते हो। तो हम ये कह सकते हैं आपके घर पे कोई पूजा होती है तब भी हम क्या करते हैं सर, फूलों को क्या करते हैं सर, यूज में लेते हैं, और वहां पर हम क्या करते हैं, उसे एक ऐसा माना जाता है कि फ्लावर्स जो हैं वो हमारी लाइफ के अंदर हर एक हमारे इमोशंस को क्या करते हैं सर, रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे वो कैसा भी इमोशन हो, चाहे वो हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों को किसी चीज का दुख हो या आप लोगों को बहुत ज्यादा खुशी हो, तो ये हर तरीके के इमोशंस में कहीं ना कहीं आपके फ्लावर्स आप लोग जो है वो हम देखने को हमारे को मिलते हैं। अब बेटा सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि हमने इन फ्लावर्स को क्यों चुना है। पहली बात तो ये है कि नेचर ने केवल हमारे को हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लावर्स को नहीं दिया है। ये तो हमारी, ये हम कह सकते हैं कि हमारी ये क्योंकि हम फ्लावर से इतने ज्यादा अटैच्ड हैं कि हम उनको हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लेते हैं। लेकिन नेचर में इन फ्लावर्स का क्या क्या यूज है, तो हम अगर बात करें कि नेचर में इनका क्या यूज है, तो नेचर में ये जो फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स आप लोगों के जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट के ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये फ्लावर्स एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या बियर करते हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट को बियर करते हैं। ठीक है। तो हमने हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लावर्स को जो है वो यूज में लिया है, लेकिन एक्चुअली में जो प्लांट्स हैं वो इन एंजियोस्पर्म प्लांट जो हैं वो इन जो फूलों को क्यों बियर करते हैं, बिकॉज दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो उनके क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो जैसे हम बात करें कि सर रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे हैं और ये कैसे बियर होते हैं, फ्लावर्स कैसे बियर होते हैं, तो हम एक जर्नल टर्म यूज में लेते हैं कि सर ये जो फ्लावर हैं ये एक, जैसे हमने देखा कि सर वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे उसकी रूट होती है, उसका स्टेम होता है, उसकी लीव्स होती हैं, उसी तरीके से सर ये फ्लावर्स क्या हैं, ये फ्लावर्स कैसे डेवलप होते हैं। तो हम इनको ये कह सकते हैं कि सर आपका जो पौधा है या आपका जो पेड़ है वहां पर जो फ्लावर है वो कैसे डेवलप होंगे। सर हम ये कह सकते हैं फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है। मॉडिफाइड शूट का मतलब क्या है सर, मॉडिफाइड शूट का मतलब है कि सर जहां से कोई लीफ आपकी प्लांट बियर कर रहा है, या हम ये बोल रहे हैं लीफ अराइज हो रही है इस टाइम से, वहां से उसी जगह से आपकी लीफ के अंदर ही मॉडिफिकेशन हुआ और आपके किसका डेवलपमेंट हुआ सर, आपके फ्लावर का डेवलपमेंट हुआ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर आपका टहनी है जिस पे पत्तियां लगती हैं, और पत्तियां पत्तियां जहां से डेवलप हो रही हैं, जिस एक्सिस से, या हम ये बोलें कि जिस बर्ड से वो डेवलप हो रही हैं, वहीं पर मॉडिफिकेशन होकर के उन पत्तियों का, या हम बोल सकते हैं उन लीव्स का मॉडिफिकेशन होकर के वहां से आपका फ्लावर डेवलप हुआ है वहीं से। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि सर जो फ्लावर है वो क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफिकेशन किसका मॉडिफिकेशन हुआ है सर, लीफ का मॉडिफिकेशन हुआ है। तो लीफ के मॉडिफिकेशन होने से आपके फ्लावर का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है। तो हम अगर ये कहें कि सर एक जो फ्लावर है वो क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर एक फ्लावर जो है वो लीफ ही है। लेकिन वो कैसी लीफ है, वो सर मॉडिफाइड लीफ है। कैसी लीफ है वो मॉडिफाइड लीफ है। तो यहां हम ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर एक जो फ्लावर है वो लीफ से मॉडिफाइड होकर के क्या हुआ, बना है। तो फ्लावर जो होता है वो मॉडिफिकेशन होने के कारण क्या हुआ है, बना है। तो वो किन चीज का मॉडिफिकेशन हुआ है सर, लीव्स का मॉडिफिकेशन हुआ है। अब सर एक फ्लावर जो होता है वो
किन किन पार्ट से मिलकर बना हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि सर एक जो कंप्लीट फ्लावर होता है वो एक कंप्लीट फ्लावर जो है वो किस तरीके से, हम ये कह सकते हैं कि सर हमें बताइए कि भैया आप बोल रहे हैं कि आपने कहा सर कि लीफ जो है वो मॉडिफाइड होकर के बना है, तो सर कितनी लीव्स मॉडिफाइड हुई होंगी। तो हम इस बात को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि सर लीव्स के मॉडिफिकेशन में आप ये देखेंगे कि सर एक जो फ्लावर होता है उस फ्लावर के अंदर उसका, अगर मैं ये कहूं कि एक कंप्लीट फ्लावर क्या है, कंप्लीट फ्लावर क्या है, तो एक कंप्लीट फ्लावर जो है वो उसके 4 चक्र होते हैं, या मैं कहूं हूल होते हैं। चक्र का मतलब क्या होता है बेटा, चक्र का मतलब ये होता है कि सर आप अगर देखेंगे किसी भी फ्लावर को, जैसे आपने रोज का फ्लावर कॉमनली देखा होगा, सब लोगों के आसपास में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, या आपने चाइना रोज का फ्लावर देखा होगा, तो आप लोगों को ये चीज आपने नोटिस करी होगी कि सर उसके नीचे की तरफ आप लोगों को एक ग्रीन कलर के कुछ ऐसे जो फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करके रखती हैं, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, और कुछ आप लोगों को उसमें छोटी 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 पत्तियां ऊपर जो कलरफुल होती हैं वो दिखाई देती हैं, और अंदर की तरफ आपको कुछ छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देती है। तो अगर हम उन सारी स्ट्रक्चर को देखना चाहें तो वो क्या चीजें हैं, तो वो ही मैं आप लोगों को यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सर एक फ्लावर जो होता है वो एक कंप्लीट, अगर हम फ्लावर की बात करें तो हमने क्या कर रखा है सर, एक फ्लावर को उसको 2 पोर्शंस के अंदर क्या कर रखा है सर, डिवाइड कर रखा है, कि उसके अंदर जो हुल्स हैं, उसके जो चक्र हैं, इनके जो हुल्स हैं, ये 2 तरीके के हुल होते हैं सर। एक जो है हुल वो है आपका असेसरी होल, और दूसरा जो होल है वो है आपका रिप्रोडक्टिव होल। एक कैसा होल्ड है सर आपका असेसरी होल्ड, जो मैं कहूंगा कि सर असेसरी का मतलब होता है मतलब सहायता करना, या हम ये बोल सकते हैं कि सब केवल हेल्प करेगा फ्लावर की, ठीक है। और दूसरा है सर रिप्रोडक्टिव होल्ड, मतलब ये वो मेन पार्ट है जहां पर फ्लावर के अंदर क्या होंगे सर, गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे, गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। या मैं कहूं कि बेसिकली फ्लावर किस चीज के लिए बना है, फ्लावर का उद्देश्य क्या है, तो हमने ये देखा कि सर एंजियोस्पर्म प्लांट, फूलों वाले पौधे क्या होते हैं सर, इन फूलों वाले पौधों में रिप्रोडक्टिव पार्ट से मतलब क्या है कि सर ये वो पार्ट है, जैसे हम हमारी बात करते हैं कि हम मेल हैं फीमेल है, हमने ह्यूमंस को 2 मेन कैटेगराइज कर रखा है, मेल एंड फीमेल। तो मेल जो पार्ट होता है उसके अंदर जो गैमीट प्रोड्यूस होते हैं वो कौन से क्या होते हैं सर, जिनको हम क्या बोलते हैं सर, स्पर्म्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे जो फीमेल पार्ट, फीमेल होती हैं, उनके अंदर जो गैमीट प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं सर, ओव्यूल, या हम बोल सकते हैं सर एग प्रोड्यूस होते हैं। तो हम लोगों का जो मेल है उनके अंदर जो मेल पार्ट है, या हम बोले कि मेल गैमीट है, वो स्पर्म है, और फीमेल में अंदर क्या है सर, एग है। ठीक उसी तरीके से जो फूलों वाले पौधे होते हैं, या हम ये कहें कि सर जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, उनके अंदर जो फ्लावर्स हैं, वो फ्लावर्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, या फ्लावर्स के बारे, फ्लावर्स क्यों बियर करता है एक प्लांट, इसलिए करता है बिकॉज ऑफ वहां पर क्या है सर, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही क्या होगा, उन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर ही क्या होगा सर, मेल एंड फीमेल गैमीट क्या होंगे सर, प्रोड्यूस होंगे। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सर एक जो फ्लावर है, जो हमारा फ्लावर है, वो है क्या, वो सर लीफ का कन्वर्जन है, लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं सर, मॉडिफाइड शूट बोल सकते हैं। फ्लावर को हम क्या बोल सकते हैं सर, मॉडिफाइड शूट बोल सकते हैं। और एक जो फ्लावर है, अगर हम एक कंप्लीट फ्लावर की बात करते हैं, उसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि सर 2 हुल होते हैं, एक असेसरी हुल होता है और एक रिप्रोडक्टिव हुल होता है, ठीक है। तो आओ बच्चों, अब हम इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, मैं आप लोगों को इसका एक डायग्राम दिखाता हूं, जिसमें हम इसके वेरियस जो पार्ट हैं उनको क्या करेंगे सर, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको लेबल करेंगे, और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आओ अब हम चलते हैं कि ये असेसरी होल्ड क्या होता है और रिप्रोडक्टिव होल्ड होते क्या हैं, और किस तरीके से एक फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कैटेगराइज कर रखे हैं हमने
अलग अलग फंक्शंस के लिए एसोसिएटेड है। जैसे मैंने अभी बोला कि सर ये जो रिप्रोडक्टिव हुड है तो उसमें मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है, सर उसमें गैमीट कैसे बनेंगे, हम ये कहेंगे जैसे जैसे हमारे अंदर स्पर्म बनते हैं ठीक उसी तरीके से उसमें सर पोलन ग्रेन कैसे बनेंगे, या मेल गैमीट कैसे बनेंगे, या फीमेल वाला जो पार्ट है उसमें सर ओव्यूल कैसे बनेंगे या एग कैसे बनेंगे। तो हम उसको समझने के लिए हमें एक फ्लावर का क्रॉस सेक्शन चाहिए, ठीक है। तो वी विल नाउ डिस्कस द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां मैंने एक वाइट डायग्राम बना डाउनलोड कर रखा है और एक आपके सामने एक कलरफुल फ्लावर का डायग्राम हमने क्या कर रखा है, आप लोगों को सामने रिप्रेजेंट कर रखा है। तो देखो आप ये देखेंगे बेटा कि अगर मैं, दोनों सेम ही है लेकिन बस थोड़ा सा कलर का डिफरेंस है। आप ये देख सकते हो कि सर एक जो कंप्लीट फ्लावर है उस कंप्लीट फ्लावर में आप लोगों को जनरली ये फ्लावर डेवलप कहां से होता है। आप ये देखो कि सर ये यहां पर क्या है आपका पडंकल। पडंकल क्या होता है सर, जिसको अपन पुष्प आसन भी बोलते हैं। तो आप ये देखेंगे कि सर ये जो पडंकल है यहां से आपका फ्लावर जो है वो अराइज हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं अटैच्ड है, ठीक है। नाउ इसके बाद में अगर हम इसके कंप्लीट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछली वाली स्लाइड पे आप लोगों ने देखा था कि हमने इसको टू पोर्शंस में क्या कर रखा है सर, डिवाइड कर रखा है। जैसे एक तो क्या है सर असेसरी हुड है और दूसरा क्या है रिप्रोडक्टिव हुड है। तो यू कैन सी, आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि सर ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये जो कलरफुल आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जिसको हम यहाँ से किससे लेबल करते हैं सर, सेपल, ठीक है। तो सेपल जो है, ये जो सेपल है वो एक सिंगल मेंबर है। क्या है, सिंगल मेंबर है। इसका जो हुड है, कंप्लीट हुड है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं सर कैलेक्स। तो असेसरी हुड का पहला जो पार्ट है सबसे बाहर वाला, विच इज कॉल्ड द कैलेक्स, उसको हम क्या कहते हैं सर, कैलेक्स कहते हैं। और उसका एक सिंगल मेंबर क्या कहलाता है आपके सामने, उसका एक सिंगल मेंबर क्या कहलाता है, सेपल कहलाता है। यूजुअली ये कैसे कलर के होते हैं सर, ग्रीन कलर के होते हैं। यूजुअली ये जो सेपल्स हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। जैसे कि आप ये आपको यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये देखो ग्रीन वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे, वो क्या है सर, सेपल्स हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा जो कॉमनली अवेलेबल हमारे रोज के जो प्लांट है उसमें जब रोज का जो फ्लावर होता है जो बड स्टेज में होता है तो उसको जो कवर करके रखता है वो कौन सा पार्ट होता है आपका, सेपल। तो हम ये कह सकते हैं कि सर कैलेक्स तो कंप्लीट, अगर हम ये जितने भी हैं सेपल, जैसे मान लो 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं, उन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे सर, हम उनको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, कैलेक्स। और उसका एक सिंगल जो मेंबर है, उसका एक जो सिंगल मेंबर है उसको हम क्या कहेंगे सर, सेपल कहेंगे। क्लियर है ये बात आपको। तो असेसरी जो होल्ड है, असेसरी होल्ड का सबसे बाहर वाला या मैं कहूंगी सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट है वो कौन सा है सर, आपका कैलेक्स, और उसका एक सिंगल मेंबर क्या है, सेपल। उसके बाद में हम जब कलरफुल पार्ट की बात करते हैं तो कलरफुल पार्ट आपको ये दिखाई दे रहा है यहां पर, ठीक है। ये कैलेक्स से अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं सेकंड आउटर मोस्ट हुड है फ्लावर का, और इसका जो एक सिंगल मेंबर है वो क्या है, पेटल। तो एक सिंगल मेंबर को अपन ने क्या बोला, पेटल बोला। और सर कलेक्टिवली जितने भी पेटल्स हैं, जैसे 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने भी कलेक्टिवली पेटल्स हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं सर, उनको हम बोलते हैं कोरोला। दे आर कोरोला। क्लियर है। तो हम लोगों ने जो असेसरी हुड की बात की थी उनमें सबसे बाहर की तरफ जो है वो क्या है सर, आपका कैलेक्स, एंड देन उसके बाद में क्या है, कोरोला। कैलेक्स का एक सिंगल मेंबर क्या कहलाता है सर, सेपल, और कोरोला का एक सिंगल मेंबर क्या कहलाता है, पेटल कहलाता है। जनरली मैंने आपको अभी बताया कि सर सेपल जो है वो फ्लावर को बड स्टेट में प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी कि बड स्टेज में फ्लावर को कवर करने का काम करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ठीक उसी तरीके से जो कोरोला है, इसके जो मेंबर हैं, यानी कि जो मेंबर कौन है, पेटल्स, ये पेटल्स जो होते हैं, ये इनका क्या फंक्शन है, इनका फंक्शन है कि सर पोलिनेशन के लिए ये इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। एक तो क्या करते हैं, पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये पोलिनेशन क्या होता है, या हम ये बोलें कि सर ये इंसेक्ट्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए बेटा पॉलिनेशन को तो हम आगे पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ये बोलूं कि अट्रैक्ट कैसे करते हैं, इंसेक्ट्स कैसे अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो हमेशा जो ब्राइट कलर होता है, जैसे रंग बिरंगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, फ्लावर्स इसीलिए रंग बिरंगे होते हैं कि जो जिनका पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है वो क्या करते हैं, ऐसे
ऐसे फ्लावर्स अपने पेटल्स को क्या करते हैं, ब्राइटली कलर्ड करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं कि सर इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये नेचर में ही है कि इंसेक्ट्स हमेशा ब्राइट कलर की तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो फ्लावर्स ने ऐसी स्ट्रेटजी मेंटेन कर रखी है कि ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप इनके जो पेटल्स हैं वो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के दिखाई देंगे। और ये नेचर में इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये अलग अलग ब्राइट कलर के पेटल्स क्या कर सके, डेवलप कर सके। तो एक वन ऑफ द रीजन क्या है कि ये कलरफुल क्यों होते हैं, ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि सर मेन पर्पस क्या है फ्लावर्स का, फ्लावर्स का जो मेन पर्पज है वो क्या है कि सर गैमीट को प्रोड्यूस करना। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हमारे, जैसे मैं मेल हूं ऐसे फीमेल होती हैं, मेल के अंदर जो मेल गैमीट होते हैं वो स्पर्म्स होते हैं और फीमेल के अंदर क्या होते हैं, ओवम होते हैं। ठीक उसी तरीके से एक फ्लावर जो है वो भी क्या प्रोड्यूस करता है सर, गैमीट प्रोड्यूस करता है। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट प्रोड्यूस करेगा और वो गैमीट कहां प्रोड्यूस होंगे, वो फ्लावर के अंदर प्रोड्यूस होंगे। अब फ्लावर के अंदर कहां प्रोड्यूस होंगे, वो प्रोड्यूस होंगे उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट यहां पर क्या है, आप ये देख सकते हो कि बेटा हम लोगों ने यहां पर जो डिस्कस किया कैलेक्स के बारे में, कोरोला के बारे में, कोरोला के अंदर की तरफ आप लोगों को रिप्रोडक्टिव हूल दिखाई देते हैं। यू कैन सी द, आप यहां पे देखोगे तो आप लोगों को दो तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। एक ये बीच वाली, ये देखो येलोइश पार्ट में है, जो ये थोड़ा ब्लूइश पार्ट है। और एक आपको ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं, देखो ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो सर फ्लावर, अगर मैं कहूं कि एक कंप्लीट फ्लावर है तो ये दो तरीके के आपके पार्ट्स, यानी कि मेल पार्ट को भी और फीमेल पार्ट को बियर करेगा। ठीक है, तो मेल जो पार्ट होता है, जैसे मैंने भी बताया कि सर कैलेक्स जो है वो कंप्लीट हूल है और उसका एक मेंबर है सेपल। ऐसे मैंने क्या बताया कि सर एक पूरा हूल जो है वो क्या है सर, कोरोला, और उसका एक मेंबर क्या है, पेटल। ठीक उसी तरीके से जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं सर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। तो दिस इज द मेल पार्ट, ये क्या है आपका, मेल पार्ट है। एंड्रोसियम मेल पार्ट है। और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ये वाली स्ट्रक्चर जिन पे मैंने ऐसे राइट क्लिक कर रखा है, ये सारे के सारे, अगर हम इसके एक सिंगल मेंबर की बात करते हैं, एंड्रोसियम के सिंगल मेंबर की बात करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टेमन, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, स्टेमन कहते हैं। नाउ जैसे कैलेक्स का एक मेंबर है सेपल, कोरोला का एक मेंबर पेटल है, वैसे ही एंड्रोसियम का एक सिंगल मेंबर जो है उसको अपन क्या बोलते हैं सर, स्टेमन कहते हैं। ठीक है, नाउ स्टेमन जो है वो डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में। अगर मैं स्टेमन को यहां आपके सामने ड्रॉ करूं, जैसे आपको यहां पे दिखाई भी दे रहा है, तो सर ये इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर आपको स्टेमन की देखने को मिलती है। ये वाला जो पोर्शन है जहां से ये अटैच्ड है, आप ये देखो नीचे से यहां से अटैच्ड है, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। इसको हम क्या कहते हैं सर, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है जो कि लोब्ड स्ट्रक्चर है इसकी, दैट इज कॉल्ड एंथर। इसको हम क्या कहते हैं, एंथर। तो यहां पे क्लियरली मेंशन्ड भी है कि एंथर ये ऊपर वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है क्या है सर, आपका फिलामेंट है। ठीक है, अब सर ये जो एंथर है और ये जो फिलामेंट है, ये जहां से कनेक्टेड है, दैट इज, दिस प्लेस इज नोन एज कनेक्टिव। इसको हम क्या बोलते हैं सर, कनेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब इस एंड्रोसियम का एक जो सिंगल मेंबर है स्टेमन, उसके पार्ट्स हैं एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। क्लियर है। अब हम ये कहेंगे कि सर हमने बात किया कि सर ये मेल पार्ट है, तो इसके अंदर से आपके जो मेल गैमीट है जिनके ऊपर हम बात कर रहे थे, जैसे हमने बताया कि स्पर्म्स हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, वैसे ही सर इस फ्लोवर के अंदर उसका जो मेल गैमीट है वो क्या है, उसका मेल गैमीट कैसे प्रोड्यूस होगा या वो कहां प्रोड्यूस होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर एंथर वो पार्ट है जहां पर इसके ये मेल गैमीट जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। हाउ दे प्रोड्यूस वी विल डिस्कस, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आप लोगों को यहां पे ये जानना जरूरी है कि सर ये जो ऊपर वाला पार्ट है एंथर, इसके अंदर इसके मेल पार्ट जो है या मेल गैमीट जो है वो क्या होते हैं सर, प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोलन ग्रेन्स, जिनको हम क्या कहते हैं सर, पोलन ग्रेन्स कहते हैं। क्लियर है। नाउ हम इसके अगले पार्ट की बात करते हैं, तो वो पार्ट क्या है सर, ये आपको बीच वाला पार्ट जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड, सर हम ये बोल सकते हैं, जैसे ये एंड्रोसियम है तो यहां पर ये क्या है सर, गाइनोसियम। और गाइनोसियम किसको रिप्रेजेंट करता है, गाइनोसियम रिप्रेजेंट करता है सर फीमेल पार्ट को।
किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल पार्ट को। तो इसका एक जो सिंगल मेंबर है, गाइनोसियम का जो सिंगल मेंबर है, उसको अपन क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं सर पिस्टिल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है कार्पल। तो आप लोगों ने देखा कि सर यहां पर कैलेक्स का एक मेंबर सेपल, कोरोला का एक मेंबर पेटल और एंड्रोसियम का एक मेंबर स्टेमन है। ठीक उसी तरीके से गाइनोसियम का एक जो मेंबर है वो क्या है? पिस्टिल बोलते हैं हम उसको, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको? कार्पल कह सकते हैं। तो पिस्टिल और कार्पल को हमने पिस्टिल और कार्पल को अगर हम स्टडी करना चाहें तो उसको हमने 3 पोर्शंस में कैटेगराइज कर रखा है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आप देख सकते हैं कि सर ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये जिसको मैंने यहां पे मार्क किया है, सॉरी, देखो यहां पर ये जो मार्क कर रखा है इस पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं सर? इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्लियर? नाउ उसके बाद में आप ये देख सकते हो कि लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द स्टाइल, एंड द बिलो वन you can see the swollen part, that is called the ovary. So you can say कि सर गाइनोसियम का सिंगल मेंबर कौन है? पिस्टिल या कार्पल है, और इसको हमने कैटेगराइज कर रखा है 3 पार्ट्स में, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, एंड कलेक्टिवली दिस इज कॉल्ड द पिस्टिल और कार्पल। जैसे हमने डिस्कस किया था कि सर जो एंथर है, उस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स यहाँ पर जो मेल गैमीट होते हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक उसी तरीके से जो फीमेल गैमीट डेवलप होते हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं? फीमेल गैमीट जो डेवलप होते हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं? ओवेरी के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ ओव्यूल। किसके फॉर्म में? ओव्यूल के फॉर्म में फॉर्म होते हैं। तो एक कंप्लीट जो फ्लावर होता है, उस कंप्लीट फ्लावर के अंदर आप लोगों को ये सारे के सारे पोर्शंस आपको देखने को मिलेंगे। दैट कौन कौन से हैं वो पोर्शन? सबसे बाहर की तरफ जो असेसरी हुड होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो कौन से हैं सर? कैलेक्स, उसका एक मेंबर क्या है? सेपल, जब हमने पहले डिस्कस किया। फिर सर कोरोला, जो क्या करता है सर? इंसेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए, और एंड्रोसियम और गाइनोसियम को भी प्रोटेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कोरोला, एंड द सिंगल मेंबर ऑफ कोरोला इज पेटल। एंड इनसाइड द कोरोला के अंदर की तरफ आपको इसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव हुड देखने को मिलेंगे, दैट इज एंड्रोसियम, दैट इज द मेल पार्ट, और गाइनोसियम जिनको हम क्या बोलते हैं सर? पिस्टिल या कार्पल, इसका एक सिंगल मेंबर होता है। और ये ऐसा फ्लोवर जो इन चारों पोर्शंस को क्या करता है सर? हम ये कहता है कंप्राइज करता है, ऐसे फ्लोवर को हम क्या कहते हैं सर? कंप्लीट फ्लोवर कहते हैं। ठीक है? और हम आगे ये कह सकते हैं कि सर जो ऐसा फ्लावर जो मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स को क्या करता है सर? कंप्राइज करता है, ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है? अगर इन दोनों में से, यानी कि मेल या फीमेल पार्ट में से कोई भी एक पार्ट क्या हो सर? एब्सेंट हो, तो मेल और फीमेल पार्ट में से यदि कोई भी एक एब्सेंट होगा, जैसे मैंने कहूं कि सर किसी फ्लावर में एंथर नहीं है लेकिन ये क्या है? गाइनोसियम है, तो एंथर नहीं है, केवल गाइनोसियम है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर क्या है? केवल फीमेल पार्ट है, तो पिस्टिलेट फ्लावर। अगर हम ये कहें कि सर ये आपका पिस्टिल नहीं है उसके अंदर, और क्या है सर? उसके अंदर ये वाला पोर्शन है, यानी कि मेल पोर्शन है, यानी कि क्या है? स्टेमन है, तो ऐसे फ्लावर को अपन क्या बोलते हैं सर? ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे सर? स्टेमिनेट, स्टेमिनेट फ्लावर। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और ऐसा फ्लावर जिसके अंदर केवल आइदर मेल और फीमेल पार्ट है तो उसको हम पिस्टिलेट या स्टेमिनेट फ्लावर बोल सकते हैं। क्लियर है? नाउ हम अब अगले पोर्शन में ये देखेंगे कि सर किस तरीके से ये जो मेल पार्ट है, उस मेल पार्ट के अंदर आपके जो मेल गैमीट हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं सर? पोलन ग्रेन्स कहते हैं, वो डेवलप्ड होते हैं। ठीक है? तो चलो अब हम इस चैप्टर में आगे जो है वो इस मेल पार्ट के ऊपर क्या करेंगे सर? स्टडी करेंगे कि इस मेल पार्ट में किस तरीके से आपके जो स्पर्म्स हैं, या हम ये बोल सकते हैं इस सिनेरियो के अंदर, स्पर्म्स किस सिनेरियो में बोल सकते हैं? अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, और अगर हम फ्लावर की बात करें तो क्या बोल सकते हैं सर? पोलन ग्रेन। ठीक है? तो पोलन ग्रेन्स किस तरीके से डेवलप होते हैं, पोलन ग्रेन्स किस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये फ्लावर्स के अंदर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? इसके मेल पार्ट की स्टडी करनी पड़ेगी। मेल पार्ट की स्टडी करने के लिए आप देख सकते हैं कि सर
अभी जब हमने ये स्टेमन यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये देखो इस तरीके से, ये एक स्टेमन है, ये इसका पोर्शन है जिसको अपन क्या बोलते हैं सर, फिलामेंट। ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसको अपन क्या बोलते हैं सर, एंथर। ये क्या है, फिलामेंट। तो और ये जहां जिस पोर्शन से यहां से कनेक्टेड है इसको अपन क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। तो ये जो एंथर है ये वो साइट है जहां पर क्या होते हैं आपके मेल गैमीट, या हम बोल सकते हैं सर पोलन ग्रेन्स क्या होंगे आपके यहाँ पे डेवलप होंगे। तो कैसे डेवलप होंगे, इस चीज को समझने के लिए आप लोगों को ये जानना होगा कि सर ये जो एंथर है, इस एंथर का इनिशियली जो डेवलपमेंट होता है, इनिशियली डेवलपमेंट से मतलब क्या है कि सर ये शुरुआत में जब बना ये एंथर तो वो कैसे बना। तो सर शुरुआत में जो एंथर था वो मास ऑफ सेल, हम ये कह सकते हैं सर कि यूजुअली ये ऐसी सेल थी और क्लस्टर ऑफ सेल है। इनिशियली ये कोई डिफरेंशिएटेड नहीं था किसी भी चीज के अंदर, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ सर, इन सेल्स के अंदर इस तरीके से एंटीक्लिनल, हम ये कह सकते हैं कि सर यूं डिवीजन हुए, और जब डिवीजन हुए तो इस एंथर को इन्होंने क्या कर दिया सर, डिवाइड कर दिया। एक किस में, एक इसकी एंथर वॉल में, और एक सर इनर माइक्रोस्पोरेंजिया में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर इनिशियली इन सेल्स के अंदर जो डिवीजन हुआ, जैसे मैं एक सेल की बात करूं तो इनके अंदर क्या हुआ सर, ये दो तरीके की सेल्स बनी। दो तरीके की सेल्स कैसे, दो तरीके की सेल्स कैसे, जैसे मैं कहूं आउटर वन एंड द इनर वन, ये बाहर वाली और ये अंदर वाली, यानी कि ये प्राइमरी प्राइमरी स्पोरेंजियस, या हम ये बोल सकते हैं प्राइमरी पैरिटल सेल, और ये इनर जो सेल थी ये है प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि ये जो आपका एंथर है इनिशियली, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपकी बुक में भी ये डायग्राम है कि ये इस तरीके से कैटेगराइज्ड है। इनिशियली ये ऐसे कैटेगराइज नहीं होता। इनिशियली कुछ सेल्स का मास होता है, उस मास के अंदर आप ये देखेंगे कि सर इनिशियली उसके अंदर जो डिवीजन होते हैं वो इस तरीके से डिवीजन होते हैं कि टू टाइप की सेल बनती हैं सर। एक बाहर की तरफ सेल बनती है जिसको हम प्राइमरी पेरिटल सेल बोलते हैं, और एक अंदर की तरफ जो सेल बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल। ये सेल कंटिन्यूअसली इस तरीके से डिवाइड होती है, और इस एंथर को इस तरीके से आप ये देख सकते हो, ये वाला डायग्राम इस तरीके से, ये प्राइमरी पेरिटियल जो सेल्स होती हैं ये तो क्या बनाती हैं आपकी एंथर वॉल। क्या बनाती हैं, एंथर वॉल। मतलब ये वाली सेल्स डिवाइड होकर के ये जो सेल्स आपको यहां दिखाई दे रही हैं ये बनाएंगी, जिनको अपन क्या बोलते हैं, एंथर वॉल बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये वाली जो सेल्स हैं ये प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर क्या बनाएंगी सर, ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया, या हम बोल सकते हैं स्पोरेंजियस टिश्यू बनाने का काम करेंगी। तो ये आप यहां क्या देख सकते हो, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, स्पोरेंजियस टिश्यू। क्लियर है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर इनिशियली तो आपका एंथर जो होता है वो हम ये कहें कि सर एक कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स से बना हुआ होता है, लेकिन इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये अलग, जैसे मैंने कहा कि सर इसकी एंथर वॉल आपको यहां पे दिखाई दे रही है, और अंदर की तरफ जो स्पोरेंजियस टिश्यू है वो कैसे बनता है, इनमें डिवीजन होता है, और प्राइमरी पेरिटल सेल और प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल जो है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर के प्राइमरी पेरिटियल सेल्स तो क्या बनाएंगी, एंथर वॉल, और अंदर की जो सेल है, जो मेन सेल है जो आगे चल करके पोलन ग्रेन्स को डेवलप करेंगी, वो सेल्स क्या होती हैं, प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल जो है वो क्या बनाएंगी सर, आपका स्पोरेंजियस टिश्यू बनाने का काम करेंगी। तो प्राइमरी पेरिटियल जो सेल्स हैं आप ये देख सकते हो कि अगर हम इस एंथर को देखें, यदि इसका क्रॉस सेक्शन हम इस तरीके से देखेंगे तो आपको ये पूरा एंथर जो है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड दिखाई देगा। आप ये देख सकते हो 1 2 3 एंड 4, ये 4 चैम्बर्स में आपको ये एंथर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो आपको ये राउंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर जो है इनको अपन क्या बोलते हैं सर, इनको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया।
इनको अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया ऐसी साइट है, ये वो जगह है जहां पर आपके पोलन ग्रेन्स क्या होंगे सर, डेवलप होंगे, जिनको अपन क्या बोलते हैं सर, मेल गैमीट। क्लियर है? तो वो किस सेल से बने हैं, हम ये कह सकते हैं कि सर प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल जो हैं, प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल जो हैं वो डिवाइड होकर के आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया बनाती हैं। और इसकी इनके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, या हम कह सकते हैं डिफरेंट सेल्स बोल दें, या कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी स्पोरेंजियस टिश्यू। ये प्राइमरी सी स्पोरेंजियस टिश्यू जो है वो यहां प्रेजेंट होती है, और इनके अंदर जो सेल्स होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, पोलन पोलन मदर सेल बोलते हैं। क्या कहते हैं इनको, पोलन मदर सेल बोलते हैं। ये पोलन मदर सेल डाइप्लॉइड होती हैं, और ये डिवाइड होकर के मियोसिस को शो करके या मियोसिस करके ये क्या करती हैं सर, ये मियोसिस करके आपके पोलन ग्रेन्स क्या करती हैं सर, बनाने का काम करती हैं। लेकिन ये इस चीज को समझने से पहले हम क्या करेंगे, इस चीज को समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बाहर की ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंथर वॉल, उस पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो एंथर वॉल का जो डेवलपमेंट हुआ है वो कहां से हुआ है, प्राइमरी पैरेटियल सेल से। प्राइमरी पैरेटियल सेल जो होती हैं वो डिवाइड करके आपकी एंथर वॉल को बनाने का काम करती है। नाउ ये जो एंथर वॉल है, आपको ये बाहर की तरफ जो ये लेयर दिखाई दे रही है एंथर वॉल, ये इस तरीके की जो लेयर दिखाई दे रही है, ये एंथर वॉल जो है वो कैसे डेवलप हुई, हाउ इट इज डेवलप्ड, और ये कितनी लेयर्स में है। ठीक है, तो हाउ इट इज डेवलप्ड ये तो आपको पता चल गया कि प्राइमरी पैरेटियल सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगी और ये आपके चारों लेयर्स का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन ये लेयर्स ये कितने लेयर्स में है, ये, या मैं बोलूं कि सर ये जो एंथर वॉल है वो कितने लेयर्स में है, तो आप ये देख सकते हो, हमने यहाँ पे इसको, यहाँ पे देखो अच्छी तरीके से लेबल्ड भी है कि सर सबसे बाहर की तरफ आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस यू कैन सी द एंडोथीसियम, just below the endothelium you can see the middle layer, and just below the middle layer you can see the innermost layer which is called the tapetum, that is called the tapetum। तो हम ये कह सकते हैं कि anther wall is divided into the 4 layers, outermost is epidermis, the inner one is called the endothelium, just below the endothelium you can see the middle layer, and just middle layer, below the middle layer you can see the innermost layer that is called the tapetum। क्लियर? सो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस कुछ नहीं है, सब बाहर की तरफ, जैसे हमारी एक स्किन होती है ना, बिल्कुल पतली सी लेयर से बनी हुई है, ठीक उसी तरीके से सर आउटर मोस्ट कवरिंग है, जैसे मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है उसकी बाहर की लेयर है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। क्लियर? एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। अब ये एंडोथीसियम क्या करती है सर, इसको समझने के लिए आप ये देखो कि सर ये जो एंडोथीसियम जो लेयर है, ये वाली इसकी जो ये सेल वॉल है, ये आप ये देखो कि हर एक सेल की ये जो सेल वॉल है, यहां पर इसमें आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे अपनी बुक में आप पढ़ना भी कि यहां आप जब इस लेयर के बारे में पढ़ोगे तो आप लोगों को ये जानने को मिलेगा कि सर इसकी जो सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल के ऊपर एक सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है, स्पेशल सब्सटेंस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा सेल्यूलोज। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि सर एपिडर्मिस कुछ नहीं है, एक टी शर्ट की तरह, या हम ये बोले कवरिंग है, बाहर की लेयर बहुत ही पतली होती है, लेकिन जस्ट उसके नीचे जो है वो है क्या है, एंडोथीसियम। ये जो एंडोथीसियम है, ये एंडोथीसियम की जो वॉल है, उस वॉल के ऊपर अल्फा सेल्यूलोज का क्या होता है, डिपोजिशन होता है। मैंने किसका नाम बताया, अल्फा सेल्यूलोज का। ये अल्फा सेल्यूलोज क्या करता है सर, अल्फा सेल्यूलोज एक्चुअली ये जो सेल्स हैं ये उसी की वजह से क्या होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक होती हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि बेटा आप इस बात को समझो कि जैसे जैसे अभी रेनी सीजन है, हम ये कह सकते हैं, तो किसी भी वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। सेल्स कुछ ऐसी होती हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं करती, और कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो अपने आसपास में जो भी वाटर का मॉलिक्यूल है उसको एब्जॉर्ब कर देती हैं। तो हमारे कुछ प्लांट्स में ऐसी सेल्स मिलती हैं जो क्या करती हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करके रखती हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सेल्स बोलते हैं। लेकिन जब भी पानी की कमी हो जाती है एनवायरनमेंट में, या हम बोलूं कि सर कंडीशंस ड्राई हो जाती हैं, तो ये हाइग्रोस्कोपिक जो सेल्स होती हैं ये क्या हो जाती हैं सर, ये हम ये कह सकते हैं कि सर पानी की कमी के कारण इनके अंदर जो ये अल्फा सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है,
क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट में पानी नहीं है, तो ये अल्फा सेलुलोज की जो स्ट्रिप्स है वो क्या होती हैं सर, स्ट्रेस्ड होती हैं, ये खिंचती हैं यूं आपस में एक दूसरे से, क्या होती है, हम ये कह सकते हैं कि सर अगर मान लो किसी चीज को कोई फॉर्म है, उसको पानी नहीं मिला, तो फॉर्म क्या करेगा सर, सिकुड़ जाएगा, और जब पानी में उसको डालते हैं तो वो क्या हो जाता है सर, ऐसे फूल जाता है। ठीक उसी तरीके से अल्फा सेलुलोज की जो स्ट्रिप्स हैं वो क्या करती हैं सर, जब तक पानी है एनवायरनमेंट में तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर पानी की कमी हुई या हम बोले कि ड्राई कंडीशंस हुई, तो वो क्या होगा सर, स्ट्रेच होंगी, और स्ट्रेच होकर के क्या कर देती है सर, ये आपके इस एंथर को, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये जो लॉब्ड स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपको एक लाइन दिखाई देती है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। इस लाइन ऑफ डिहाइसेंस को क्या कर देती है सर, स्ट्रेच करके क्या कर देती है सर, ओपन कर देती है, ओपन। इसके पीछे भी एक रीजन है कि सर जब ये एंथर ओपन होगा तो इसके अंदर जो आपके पोलन ग्रेन्स बने हैं, ये पोलन ग्रेन्स क्या होंगे सर, रिलीज होंगे, क्या होंगे, रिलीज होंगे। तो यहां पर यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सर एंडोथीसियम की जो ये लेयर है, इसकी सेल कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक होती है, और ये सेल जो होती है ये एटमॉस्फेयर से, या हम कहें कि सर जब तक एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रहता है तब तक तो ये क्या रहती है, इंटैक्ट रहती है, लेकिन जैसे ही मॉइस्चर खत्म होता है या ड्राई कंडीशंस आती हैं, तो सर ये एंथर को, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोलन सैक है इसको क्या करते हैं, ओपन करने का काम करती है, जिससे आपके पोलन ग्रेन्स क्या हो सके सर, रिलीज हो सके। अब ये ओपन कैसे करेगी, तो हम ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हो कि सर यहां पर ये आपको कुछ गैप सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहां पर स्टोमियम सेल्स होती हैं। तो जब मैं कहूं कि सर ये आपकी जो एंडोथीसियम है, जब इसकी सेल्स इधर से इसको खींचेंगी और इधर से इस लेयर को खींचेंगी, जब ये खींचेंगी तो क्या होगा सर, ये यहां से ओपन होगा, ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस को, ये वाली लाइन कौन सी है, लाइन ऑफ डिहाइसेंस, लाइन ऑफ डिहाइसेंस को क्या करेगा सर, ओपन करेगा, और ओपन करने से क्या होगा सर, पोलन ग्रेन जो भी अंदर हैं वो बाहर क्या हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो हमारी जो ये सेकंड मोस्ट लेयर है जिसको अपन एंडोथीसियम बोलते हैं, ये क्या करती है सर, पोलन ग्रेन्स को एनवायरनमेंट में रिलीज करने का काम करती है। क्लियर है ये बात आपको। उसके बाद में आती है सर मिडिल लेयर, इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, जनरली ये प्रोटेक्शन करने का काम करती है। और इन मिडिल लेयर्स की जस्ट नीचे आप लोगों को जो लेयर दिखाई देगी वो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, सबसे अंदर की तरफ है और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, दैट इज कॉल्ड द टैपेटम। ये वाली लेयर क्या कहलाती है सर, टैपेटम कहलाती है। टैपेटम जो लेयर है वो सबसे अंदर की तरफ है और फोर्थ लेयर है। अब टैपेटम का क्या काम है, और मैंने अभी आपको बताया कि सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले हम अगर इसके फंक्शनिंग की बात करें, या सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो आप ये देखो कि सर ये टैपेटम की जो लेयर है वो यहां है, और इसके अंदर जो आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा वो बाई न्यूक्लिएटेड होता है। बाई न्यूक्लिएटेड का मतलब सर कई बार क्या हो जाते हैं सर, इनके अंदर दो दो न्यूक्लियस देखने को मिल जाते हैं आपको। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी क्या होता है सर, डेंस होता है। डेंस का मतलब काफी सघन होता है, घना होता है, बहुत ज्यादा मटेरियल उसके अंदर क्या होते हैं सर, प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहां जो आपको टैपेटम दिखाई दे रही है, ये टैपेटम सबसे अंदर की लेयर है, और इसके अंदर आपको कई बार दो न्यूक्लियस दिखाई देंगे और डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रोमिनेंट रूप से आपको दिखाई देता है। क्लियर है। कुछ फैटी ग्रेनुअल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये दो तरीके की होती है टैपेटम की, जो सेल्स है अलग अलग स्पीसीज में दो तरीके की हो सकती है बेटा। एक हो सकती है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर का मतलब क्या है सर, जहां पर है वहीं पे प्रेजेंट रह करके अपने अंदर से कुछ सिक्रेशन बाहर निकाले, अपने अंदर से चीजों को बाहर निकाले। तो हम ये बोल सकते हैं सिक्रेटरी नेचर की हो सकती है, ग्लैंडुलर नेचर की हो सकती है, कि अब जहां पर है वहीं है और अपने अंदर से कुछ चीजें क्या कर रही है सर, बाहर निकाल रही है। क्लियर है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि सर ये ऐसी भी हो सकती है कि ये जहां पर है वहां से अपनी पोजीशन को छोड़ करके, जहां है अपनी लोकेशन को छोड़ करके, इन सेल्स के बीच में, ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इनके बीच में मूव करे और वहां जाकर के क्या करे, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। तो ऐसी वाली जो ये टैपेटम की सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं अमोइबियोइड। तो आप लोगों ने क्या देखा, टैपेटम जो है वो इनरमोस्ट है, और ये दो तरीके की है। एक तो है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर कैसे, ग्लैंडुलर कहने का मतलब यह है कि सर जहां है वहीं पे है और अपना सिक्रेशन, अपनी बॉडी में से सिक्रेशन निकाल रही है। दूसरा, ये अपनी जगह को छोड़ करके इन सेल्स के बीच में जाकर के वहां पर जाकर के क्या करती है सर, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम कर रही है। इनको हम बोलते हैं सर अमोइबियोइड नेचर की आपकी ये सेल्स बोलते हैं। ठीक है। तो सर टैपेटम जो होती है वो दो तरीके की हो सकती है, लेकिन मोस्टली एंजियोस्पर्म प्लांट में आप लोगों को ग्लैंडुलर, या हम ये बोल सकते हैं सर सिक्रेटरी टाइप की ये जो टैपेटम की सेल्स हैं वो आपको मोस्टली आपको दिखाई देंगे। ठीक है।
अब आते हैं हम किसकी बात पे, टैपेटम के फंक्शंस की बात पे। क्लियर है? तो टैपेटम के फंक्शन क्या है? सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है टैपेटम का वो ये है कि सर ये जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। देखो बेटा, जैसे मैं कहूं कि एक एक जैसे कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल है, और प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर उसके वॉर्म के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसको प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन चाहिए होता है, न्यूट्रिशन देना होता है। ठीक है? तो ठीक उसी तरीके से ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि सर इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो सेल्स होती हैं वो कौन सी सेल्स होती हैं? टैपेटम की सेल्स होती हैं। टैपेटम की जो सेल्स होती हैं ये इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। देखो बेटा, अगर मान लो टैपेटम डीजनरेट हो जाए, या मैं कहूं कि सर खत्म हो जाए, इनके पोलन ग्रेन के बनने से पहले क्या हो जाए सर, खत्म हो जाए, तो क्या होगा? तो ये होगा कि सर आपके जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे वो क्या होंगे सर? स्टेराइल होंगे। स्टेराइल का मतलब दे कांट जर्मिनेट, वो क्या कर सकते हैं सर? फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो टैपेटम है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है सर? इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। ठीक है? और दूसरी तरीके से हम बात करें तो सर और क्या काम कर सकती है? तो सर पहला न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, दूसरा जो काम है सर इनका वो है कि सर ये जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके आउटर मोस्ट लेयर को बनाने का काम करती है। तो मैंने पहला फंक्शन क्या लिखा? अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो मैं ये लिखता हूं सर, पहला काम क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। दूसरा क्या काम है सर? पोलन ग्रेन की एग्जाइन को बनाना, एग्जाइन का फॉर्मेशन करना। ठीक है? तीसरा काम अगर मैं ये लिखूं कि सर पोलन ग्रेन की एग्जाइन को बना दिया, और तीसरा जैसे मैं कहूं कि सर पोलन किट होता है। पोलन किट क्या होता है? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फ्लावर्स, और इनके पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं सर? उनकी बॉडी के ऊपर जाकर क्या हो जाते हैं सर? चिपक जाते हैं। पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर जाकर क्या हो जाते हैं सर? चिपक जाते हैं। तो वो किसकी मदद से चिपकेंगे, या वो अटैच जो होंगे वो किसकी मदद से होंगे? तो सर ये अटैच जो होंगे वो किसकी मदद से होंगे सर? पोलन किट की मदद से होंगे। तो पोलन किट जो होता है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। पोलन किट को बनाना ये किसका काम है सर? टैपेटम का काम है। तो टैपेटम के वैसे देखे जाएं तो बहुत सारे काम है। जैसे मैं कहूं कि सर आउटर मोस्ट जो अगर एग्जाइन की बात करूं, जो स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है उसको बनाने का काम करती है। ठीक है? नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है, पोलन किट को बनाने का काम करती है, और भी इसके वेरियस फंक्शंस हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने ये कहा कि सर टैपेटम जो है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, और वो उसका जो मेन फंक्शन है, वो मेन फंक्शन आपका क्या है? पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। क्लियर है? उसके बाद में हम बात करते हैं सर अंदर की तरफ। तो बाहर की आपकी पहली लेयर एपिडर्मिस, दूसरी लेयर एंडोथीसियम, तीसरी लेयर मिडिल लेयर, और चौथी लेयर टैपेटम। सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस और सबसे इनर मोस्ट टैपेटम है। इन चारों लेयर के बाद में हम बात करते हैं सर अंदर की तरफ आप लोगों को ये ग्रीन ग्रीन कलर की ये सेल्स दिखाई दे रही हैं। ये सेल्स आपको यहां पर क्या हो रही हैं सर? दिखाई दे रही हैं। ये वाली जो सेल्स हैं, इन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस किया था सर, अंदर की तरफ अब हम एंथर की वॉल को छोड़ करके अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं। अंदर की तरफ आपको क्या दिखाई देगी? ये माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देगी। ठीक है? क्योंकि बाहर की तरफ एपिडर्मिस थी, यही इसका क्रॉस सेक्शन है। बाहर की तरफ एपिडर्मिस थी, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, और टैपेटम से अंदर की तरफ आप जब जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर? स्पोरेंजियस टिश्यू। और स्पोरेंजियस टिश्यू की जो एक सेल है उसको अपन क्या बोलते हैं सर? माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये ग्रीन वन जो सेल्स हैं, ये आपको जो यहां पे दिखाई दे रही हैं, दीज आर कॉल्ड द माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकते हैं हम इनको, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? पोलन मदर सेल्स बोल सकते हैं सर इनको। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल दोनों एक ही बात है। ये दोनों ही नेचर में कैसी होती हैं सर? डाइप्लॉइड होती हैं। दोनों ही नेचर में कैसी होती हैं सर? डाइप्लॉइड होती हैं। और इनके अंदर मियोसिस की प्रोसेस होती है। क्या होती है? मियोसिस की प्रोसेस। कि डाइप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसमें मियोसिस होगा, इन सेल्स में मियोसिस होगा, और इन मियोसिस होकर के सर इनसे क्या बनेंगे सर? हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे सर। क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। क्लियर है? तो वो कैसे बनेंगे? देखो,
अगर मैं आपको ये कहूं कि सर ये आपकी डाइप्लॉइड सेल है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोलन मदर सेल बोलते हैं, तो पोलन मदर सेल के अंदर मियोसिस जब भी होता है तो सर सब इनिशियली मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस फर्स्ट के बाद में मियोसिस सेकंड होता है। तो आपकी एज ए रिजल्ट कितनी सेल्स बन जाती हैं सर, ये हैप्लॉइड 4 टाइप्स ऑफ सेल्स बन जाती है। 4 तरीके की आपकी क्या बन जाती है सर, सेल्स बन जाती है। 4 तरीके की क्या, आप नंबर में बोलेंगे कि सर हैप्लॉइड 4 सेल्स आपको मिलती हैं। यहां जब ये प्रोसेस होती है पोलन मदर सेल्स के अंदर, ये प्रोसेस मियोसिस की जब होगी तो इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्या कहते हैं सर, इसको बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं सर, फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड टेट्राड, या हम ये बोल सकते हैं 4 हैप्लॉइड स्पोर। कैसे स्पोर बनेंगे, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है तो यहां पे माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो ये माइक्रोस्पोर हैं, ये कितने हैं 4, तो फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डाइप्लॉइड पोलन मदर सेल, डाइप्लॉइड पोलन मदर सेल से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का बनना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी सर, आपकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाएगी। क्लियर है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उससे जो माइक्रोस्पोर बनते हैं, ये आपस में जो नई सेल बनती हैं हैप्लॉइड सेल्स, ये आपस में सेपरेटेड नहीं होती हैं, ये आपस में इनिशियली शुरुआत में ये चारों सेल्स क्या होती हैं, एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो आप ये देखोगे सर 1 2 3 4, तो हम ये कह सकते हैं कि सर 4 जो सेल हैं ये आपस में क्या है सर, जुड़ी हुई हैं। तो जुड़ने के बाद में आप ये देखोगे कि सर ये यहां से अटैच्ड नहीं है सेल्स। तो ऐसी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे सर, कि ये सेल्स जो हैं वो इस तरीके से जो अटैच्ड सेल है, इन सेल्स को हम क्या कहेंगे सर, ऐसी सेल्स, ये चारों सेल्स है इनको हम बोलते हैं सर माइक्रो स्पोर टेट्राड बोलते हैं। क्या कहते हैं इनको, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इनके अंदर आपको चारों सेल कैसी हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम टैपेटम का फंक्शन पढ़ रहे थे तो आप वहां पर एक फंक्शन और ऐड करना कि सर टैपेटम जो होती है वहां से एक एंजाइम रिलीज होता है, टैपेटम से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका काम क्या है, जिसका नाम है कैलेज एंजाइम, जिसका नाम क्या है, कैलेज एंजाइम। ठीक है, तो टैपेटम के फंक्शंस में एक बात आप लोगों को यहां पर और ऐड करनी पड़ेगी, वो क्या है कि सर टैपेटम जो है वो एक एंजाइम रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड द कैलेज। कैलेज एंजाइम क्या करता है बेटा, ये जो आपके टेट्राड है, यानी कि ये चारों सेल्स आपस में जो जुड़ी हुई हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं सर, ये कैलोज से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, एक सब्सटेंस होता है कैलोज, उससे ये क्या होती है, चारों सेल्स आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये जो कैलेज है ये इनके ऊपर क्या करेगा, फंक्शन करेगा, जो टैपेटम से रिलीज हो रहा है, और ये क्या कर देगा सर, इनको सबको हटा देगा, मतलब इन चारों सेल्स को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। तो नाउ आपकी ये चारों सेल्स जो है वो टेट्राड से क्या हो गई सर, फ्री हो गई, और चारों सेल्स कैसी है, हैप्लॉइड है। नाउ दिस सिंगल सेल, ये एक जो सेल है इसको हम क्या कहेंगे सर, इस वाली सेल को अपन क्या कहेंगे, इस वाली सेल को अपन बोलेंगे पोलन ग्रेन, इस वाली सेल को अपन क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन। क्लियर है, आप लोगों ने क्या देखा कि सर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस हुई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बने, ये 4 माइक्रो स्पोर्स जो हैं वो आपस में क्या है सर, जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, ये सर एक सब्सटेंस से जुड़े हुए हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं सर, कैलोज। ठीक है, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए या कैलोज को हटाने के लिए टैपेटम से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम क्या है, कैलेज। ये कैलेज एंजाइम क्या करेगा सर, इनको क्या करेगा, चारों माइक्रोस्पोर को माइक्रोस्पोर टेट्राड से क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। नाउ जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो ये एक हैप्लॉइड सेल क्या कहलाएगी सर, दिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोर। इसको अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो सर, पीजी, पोलन ग्रेन कह सकते हो। क्या कह सकते हो, पोलन ग्रेन। नाउ ये जो पोलन ग्रेन है यही क्या है सर, आपका फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमीटोफाइट, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमीटोफाइट आपकी, इसी को हम क्या कहते हैं सर, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमीटोफाइट कहते हैं, या हम ही कह सकते हैं कि सर मेल गैमीट जो बनेंगे वो इस पोलन ग्रेन से आपके बनेंगे। ठीक है, तो बेटा इसके आगे क्या है कि सर पोलन ग्रेन्स कैसे होता है, वो कैसे डेवलप करता है, किस तरीके से उसमें मेल गैमीट बनते हैं, हम इस पे बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म
जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस माध्यम से हम आपको इसी तरीके से, जैसा मैंने आपको एक टॉपिक है यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वैसे सारे सब्जेक्ट और उसमें बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोगों की 12th के अंदर, उन सबको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएंगे। आई होप आज का ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू।